स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का एग्ज़ाम गुरुजी बाय अरविंद सर यूट्यूब चैनल में। देखिए, आप जानते हैं कि यूपी पुलिस की वैकेंसी आप सभी के सामने है और भाई जितनी ज़्यादा मेहनत कर सकते हो अपना 100% देने की कोशिश कीजिए, क्योंकि इस बार रिकॉर्ड में भर्ती आ रही है और इस बार आपको सिलेक्शन ले लेना है। चलिए आज के इस इम्पोर्टेंट क्लास की शुरुआत करते हैं। इसमें हम कंप्लीट करने वाले हैं यूपी जीके यानी उत्तर प्रदेश स्पेशल। और इसके पहले मैंने एक चैप्टर कंप्लीट करवा दिया है। मैंने आपको बताया था गाइस कि मैं एक एक चैप्टर आपका कंप्लीट करवा दूंगा और यूपी जीके में मैं आपको गाइस एक तरीके से कहा जाए तो बिल्कुल परफेक्ट बना दूंगा। बस आप हमारा सपोर्ट करते रहिए। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर लो ताकि नोटिफिकेशन आपको समय से मिला करे। चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने। क्वेश्चन क्या कह रहा है, बुंदेलखंड आर्थिक क्षेत्र में जनपदों की संख्या कितनी है। देखिए, बुंदेलखंड आर्थिक क्षेत्र में जनपदों की संख्या जो है ये कितनी है। सही आंसर हो जाएगा 7। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा 7। अब कौन कौन से हैं वो देख लीजिए। देखिए, बुंदेलखंड आर्थिक क्षेत्र में जनपद कितने हैं, 7 हैं, जिसमें चित्रकूट, बांदा, महोबा, हमीरपुर, जालौन, झांसी और ललितपुर ये जो हैं ये बुंदेलखंड के भूभाग कहलाते हैं। तो सही आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल है आपके सामने। क्वेश्चन क्या कह रहा है, उत्तर प्रदेश का कौन सा क्षेत्र अद्यकल्प की प्राचीनतम शैलों से निर्मित है। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा क्षेत्र अद्यकल्प की प्राचीनतम शैलों से निर्मित है। सही आंसर जो हो जाएगा ये हो जाएगा डी ऑप्शन बुंदेलखंड। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा बुंदेलखंड। मेरे प्यारे भाई देखिए समझिएगा, अगर आपसे सवाल पूछा जाए कि बुंदेलखंड जो है ये मध्य भारत का एक प्राचीन क्षेत्र है, इसका विस्तार जो है ये उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश दोनों में है। यानी बुंदेलखंड एक ऐसा क्षेत्र है जिसका विस्तार उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश दोनों में है। इसका प्राचीन नाम जो था ये था जेजाक भुक्ति। तो आपसे एग्जाम में ऐसा भी पूछा जा सकता है कि जो बुंदेलखंड है इसका प्राचीन नाम क्या था, तो आप क्या कहेंगे, जेजाक भुक्ति। ये बात आप ध्यान रखिएगा। अगला सवाल है आपके सामने, उत्तर प्रदेश के किस शहर को पूर्व का ग्रॉस के नाम से जाना जाता है। आपको बताना है कि इसमें से किस शहर को आप पूर्व के ग्रॉस के नाम से जानते हैं। इसका आंसर आप बताएंगे। राइट आंसर क्या हो जाएगा। और भाई अगर आपको ये हमारी मेहनत अच्छी लग रही है तो प्लीज़ क्लास को लाइक जरूर कर दिया करो, क्योंकि आपके लाइक, आपके शेयर एंड सब्सक्राइब से ही मुझे मोटिवेशन मिलता है। तो प्लीज़ क्लास को लाइक जरूर कर दिया करो। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। देखिए, उत्तर प्रदेश का जो कन्नौज शहर है इसे पूर्व के ग्रॉस के नाम से भी जाना जाता है। राइट आंसर जो हो जाएगा ये हो जाएगा कन्नौज। ये सवाल पूछा गया था यूपीपी कांस्टेबल 2018 के प्रथम पाली में सवाल आपका पूछा गया था। मतलब मेरे प्यारे भाई मैंने आपको पहले भी बता दिया है कि मैं जो भी क्वेश्चंस करवा रहा हूँ ये आपके यूपी पुलिस एग्जाम में पूछे गए ही क्वेश्चंस करवा रहा हूँ, चाहे वो यूपी पुलिस में ही पूछा गया हो या गाइज यूपीएसआई में पूछा गया हो, लेकिन मैं वही क्वेश्चन करवा रहा हूँ जो आपके एग्जाम में पूछे गए हैं, यानी PYQ क्वेश्चन। तो आपके लिए क्लास या फिर जो सीरीज चल रही है बहुत इंपॉर्टेंट है, आप सभी क्लास को जरूर देखिएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। उससे पहले गाइज थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन देख लीजिए। उत्तर प्रदेश के कन्नौज शहर को पूर्व के ग्रॉस के नाम से जाना जाता है। कन्नौज जो है एक प्राचीन नगर है जो कभी हिंदू साम्राज्य की राजधानी के रूप में भी प्रतिष्ठित रहा था। माना जाता है कि कान्य कुब्ज, जो कि गाइज कन्नौज का पुराना नाम है, ब्राह्मण मूल रूप से इसी स्थान के रहने वाले थे। सम्राट हर्षवर्धन के शासनकाल में कन्नौज अपने चरमोत्कर्ष पर था। वर्तमान काल में ये नगर जो है ये गुलाब जल, इत्र एवं अन्य सुगंधित पदार्थ बनाने के लिए प्रसिद्ध है। वर्तमान में कन्नौज शहर जो है ये अपने इत्र व्यवसाय के अलावा तंबाकू के व्यवसाय या फिर व्यापार के लिए भी मशहूर है। मुख्य रूप से कन्नौजी भाषा जो है ये बोली जाती है कन्नौज में। मेरे प्यारे भाई आपसे एग्जाम में ऐसे भी पूछा जा सकता है कि इत्र नगरी किसे कहा जाता है, तो वो कन्नौज को ही कहा जाता है। ये बात भी आप ध्यान रखिएगा। अगला सवाल है आपके सामने कि उत्तर प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा जिला बुंदेलखंड क्षेत्र का एक हिस्सा है। ये सवाल आपका पूछा गया था यूपीपी कांस्टेबल 2018 में। बताएंगे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। उत्तर प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा जिला बुंदेलखंड क्षेत्र का एक हिस्सा है। सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी महोबा। महोबा जो है ये भी उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र का एक हिस्सा है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे एक बार आप देख लीजिए कि उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र में शामिल जिले कौन कौन से हैं। आप ये देख लीजिए क्योंकि इसी से सवाल पूछे जा रहे हैं बार बार। देखिए समझिएगा, उत्तर प्रदेश के दक्षिण और मध्य प्रदेश के लगभग पूर्वोत्तर में स्थित बुंदेलखंड है। उत्तर प्रदेश का जिला महोबा जो है बुंदेलखंड के ही अंतर्गत आता है। बुंदेलखंड जो है भारत के उस भूखंड का नाम है जिसका उत्तर में यमुना नदी, दक्षिण में विंध्य पर्वत श्रृंखला
और पूर्व में टॉन्स नदी तथा पश्चिम में बेतवा नदी पर ये स्थित है। कौन? बुंदेलखंड। बुंदेलखंड में शामिल जिले कौन कौन से हैं? तो एक झांसी, दूसरा बांदा, तीसरा ललितपुर, चौथा हमीरपुर, पांचवा जालौन, छठवां महोबा और सातवां चित्रकूट। तो एक बार फिर से देख लीजिए, जो बुंदेलखंड है इसमें जिले जो हैं ये है झांसी, बांदा, ललितपुर, हमीरपुर, जालौन, महोबा और चित्रकूट। ये हैं उत्तर प्रदेश के जिले, मतलब बुंदेलखंड के अंतर्गत। अगला है कि सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। यहाँ पे आप देखिएगा इस कूट भाषा दी गई है और इसका मिलान करके आपको सही उत्तर चुनना है। यहाँ पे हिमालय की चोटियाँ, यहाँ पर उनसे संबंधित राज्य दिए गए हैं, तो मिलान करना है और आंसर बताना है। समझिएगा, नंगा पर्वत जो है ये आपका जम्मू कश्मीर में है, तो ये बिल्कुल सही मिलान किया गया है। लेकिन जो नंदा देवी पर्वत है ये आपका उत्तराखंड में है, जबकि कंचनजंगा पर्वत चोटी जो है ये आपके सिक्किम में है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? पहले 1, फिर 3, फिर 2, यानी 1, 3, 2, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर से समझिए, नंगा पर्वत जो है आपका ये जम्मू एंड कश्मीर में है, नंदा देवी पर्वत जो है आपका ये उत्तराखंड में है, जबकि कंचनजंगा जो है आपका सिक्किम में है। दैट मीन्स राइट आंसर हो जाएगा 1, 3, 2, यानी करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। ओके, चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। ग्राम पंचायत अधिकारी 2016 में पूछा गया सवाल है, किस शहर को अभी तक राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में शामिल नहीं किया गया है? आपको बताना है कि इसमें से कौन सा ऐसा शहर है जिसे अभी तक राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में शामिल नहीं किया गया है। बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। देखो, जिंद जो है शामिल है, करनाल भी शामिल है, मुजफ्फरनगर भी शामिल है, लेकिन अलीगढ़ जो है ये शामिल नहीं है। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, अलीगढ़। तो जो भी हमारे डियर प्यारे भाई ऑप्शन नंबर सी अलीगढ़ बता रहे हैं, बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा। देखिए समझिएगा मेरे प्यारे भाई, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में सम्मिलित क्षेत्र कौन कौन से हैं? तो देखिए वो है दिल्ली तो है ही, इसमें देखिएगा इस उत्तर प्रदेश के 8 जिले होते हैं। नंबर 1 पे गाजियाबाद, दूसरा गौतम बुद्ध नगर, तीसरा है बुलंदशहर, चौथा है मेरठ, पांचवा है बागपुत और छठा है हापुड़, सातवां है मुजफ्फरनगर और आठवां है शामली। इसके अलावा हरियाणा के फरीदाबाद, गुड़गांव, मेवात, रोहतक, सोनीपत, रेवाड़ी, झज्जर, पानीपत, पलवल, महेंद्रगढ़, भिवानी, जिंद, करनाल और राजस्थान के भरतपुर और अलवर। ये गाइज ऐसे क्षेत्र हैं जो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में सम्मिलित क्षेत्र हैं, यानी राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में सम्मिलित हैं। तो एक बार आप इन सभी को एक बार ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है और आपके एग्ज़ाम में आने के चांस इससे ज़्यादा बन रहे हैं। तो इस वजह से आप इसको एक बार ज़रूर देख लीजिएगा। ठीक है, मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ अच्छे कलर में। ये देखिए, हाँ एक बात मैं आपको और बता दूं कि हमारे प्यारे भाई बहन कह रहे हैं कि पीडीएफ नहीं मिल रही है। देखो भाई, मैं इसकी पीडीएफ नहीं भेज पाया हूँ, इसके लिए मुझे माफ़ कीजिएगा, लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि आज आपको इसकी पीडीएफ मिल जाए। अब देखो, पीडीएफ मैं आपको आंसर के साथ देना चाहता हूँ बेहतरीन क्वालिटी में, इस वजह से थोड़ा टाइम लग जाता है, तो माफ़ कीजिएगा, लेकिन आज मैं इसकी पीडीएफ आपको दे दूँगा और जो इसके पहले की क्लास है उसकी भी पीडीएफ आपको मिल जाएगी। तो अगर आप टेलीग्राम पर नहीं जुड़े हैं तो ज़रूर जुड़ जाना, वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है। इसके अलावा गाइस, अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम पे जाइए, एग्जाम गुरुजी बाय अरविंद सर, जो अपने प्यारे चैनल का नाम है, यही इंस्टाग्राम पे लिख दीजिएगा। वहां से आप मुझे डीएम कर सकते हैं, जो भी आपके मन में सवाल है वो डीएम आप कर दीजिएगा। ठीक है, अगर आपको गाइस नहीं मिल रहा है अकाउंट तो आप गाइस नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उस पर क्लिक करके डायरेक्ट मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पर जा सकते हैं, वहाँ से आप फॉलो कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है आपके सामने, बुंदेलखंड नामक क्षेत्र निम्न में से किस सीमा के अंतर्गत आता है? अभी अभी आपने देखा कि जो बुंदेलखंड है ये उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की सीमा के बीच है, यानी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश सीमा के बीच। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है कि उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला उत्तर प्रदेश और बिहार की सीमा में स्थित है? देखिए, उत्तर प्रदेश और बिहार इन दोनों के बीच की सीमा में स्थित कौन सा जिला है? तो वो हो जाएगा आपका यहाँ पे दिए गए ऑप्शन के अनुसार बलिया, यानी ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका बलिया। बलिया जो है गाइज ये उत्तर प्रदेश और बिहार की सीमा में स्थित जिला है। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सा देश उत्तर प्रदेश राज्य के साथ एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है? आपको बताना है कि इसमें से कौन सा देश है जो उत्तर प्रदेश के साथ एक अपनी अंतर्राष्ट्रीय सीमा जो है ये साझा करता है। देखिए समझिएगा, चीन नहीं, भूटान भी नहीं करता है, बांग्लादेश भी नहीं करता है, ऑप्शन हो जाएगा बी यानी नेपाल। नेपाल जो है ये उत्तर प्रदेश के साथ अपनी अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है। करेक्ट आंसर जो हो जाएगा ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर वी। यहाँ पे थोड़ा सा समझिएगा, उत्तर प्रदेश के 7 जिले जो पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर,
सिद्धार्थनगर और महाराजगंज, ये 7 ऐसे ज़िले हैं जो उत्तर प्रदेश के ये नेपाल के साथ अपनी सीमा साझा करते हैं। तो आपसे एग्जाम में ऐसे भी पूछा जा सकता है कि निम्न में से कौन सा जिला उत्तर प्रदेश का है जो नेपाल के साथ सीमा साझा करता है या फिर नहीं करता है। तो इन 7 के सातों जिलों को एक बार आप ज़रूर देख लीजिएगा, आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि उत्तर प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा जिला इस राज्य के अन्य जिलों से घिरा हुआ है, यानी किसी भी अन्य राज्य या देश के साथ सीमा साझा नहीं करता है। आपको बताना है कि आपको ये बताना है कि निम्न में से कौन सा ऐसा जिला है जो इस राज्य यानी कि उत्तर प्रदेश राज्य के ही जिलों से घिरा हुआ है और वो किसी अन्य राज्य या फिर किसी अन्य देश के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है, केवल और केवल यूपी के जिलों से ही सीमा साझा करता है। तो वो हो जाएगा आपका यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी, हरदोई। हरदोई जो है गाइज एकमात्र ऐसा ज़िला है जो केवल और केवल यूपी के ज़िलों से ही घिरा हुआ है, ये यूपी के ज़िलों से ही अपनी सीमा साझा करता है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए एक बार समझिए, यहाँ पे उत्तर प्रदेश का हरदोई ज़िला किसी अन्य राज्य या फिर किसी अन्य देश के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है। हरदोई है जिसके पूर्व में सीतापुर, पश्चिम में फर्रुखाबाद, उत्तर में लखीमपुर खीरी और दक्षिण में लखीमपुर खीरी और शाहजहाँपुर कौन सा है, ये उत्तर में, जबकि दक्षिण में तो उन्नाव और लखनऊ है। ये गाइस जो हैं जिले ये हरदोई को घेरे हुए हैं। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला देखिए, ग्राम विकास अधिकारी में पूछा गया है कि उत्तर प्रदेश के निम्न में से कौन से जिले की सीमा मध्य प्रदेश के साथ साझा नहीं करती। आपको बताना है कि इसमें से मध्य प्रदेश के साथ सीमा साझा नहीं करती है वो कौन सा जिला है। सही आंसर यहाँ पे हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, अलीगढ़। जबकि इलाहाबाद, मिर्ज़ापुर और इटावा ये ऐसे ज़िले हैं गाइस जो उत्तर प्रदेश के हैं और ये मध्य प्रदेश से भी सीमा साझा करते हैं। एक बार यहाँ पे देखिए, उत्तर प्रदेश के प्रयागराज यानी इलाहाबाद, जिसका अब नया नाम प्रयागराज हो गया है, मिर्ज़ापुर, आगरा, इटावा, झांसी, ललितपुर, बांदा, चित्रकूट, सोनभद्र, जालौन ये ऐसे ज़िले हैं जो मध्य प्रदेश राज्य के साथ सीमा साझा करते हैं। जबकि उत्तर प्रदेश का जो अलीगढ़ है, हरियाणा है, शामली है, गौतम बुद्ध नगर है, मथुरा है, बागपत है, ये ऐसे ज़िले हैं जो हरियाणा के साथ अपनी सीमा साझा करते हैं। अगला सवाल है कि उत्तर प्रदेश की भौगोलिक सीमा सबसे अधिक राज्यों को स्पर्श करती है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य इनमें शामिल नहीं है। आपको ये बताना है कि उत्तर प्रदेश के साथ ही इसमें से कौन सा राज्य जो है सीमा साझा नहीं करता। उत्तराखंड तो करता ही है, मध्य प्रदेश, झारखंड भी करता है, उड़ीसा नहीं करता है, यानी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा, उड़ीसा। तो जो भी डियर यहाँ पे ऑप्शन बी बता रहे हैं उड़ीसा, बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। मेरे प्यारे भाई, यहाँ पे जो आपका सेकंड चैप्टर था ये कंप्लीट हुआ। अब हम बढ़ते हैं अपने थर्ड चैप्टर की तरफ, क्योंकि इसमें अभी मेरे मात्र 13 क्वेश्चन ही दिए गए हैं, तो 13 कंप्लीट हो गए हैं। अभी हमारा बहुत ही कम समय है, तो अभी मैं और भी क्वेश्चन कवर कर सकता हूं। सो गाइस, अब हम स्टार्ट करते हैं जलवायु एवं मृदा से संबंधित क्वेश्चन, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे सवाल जो है एग्जाम में ज़रूर आते हैं। तो आप अब जितने भी क्वेश्चन आएंगे, जो भी 6, 7, 10 क्वेश्चन दिए गए हैं, वो आप जरूर देख लीजिएगा, आपके एग्जाम में आने के पूरे चांस हैं। तो एक बार चलिए शुरू करते हैं जलवायु एवं मृदा को। सवाल है आपके सामने कि निम्न प्रकारों की मिट्टी में से किस एक की बुंदेलखंड क्षेत्र में प्रमुखता है। आपको बताना है कि इसमें से कौन सी ऐसी मिट्टी है जो बुंदेलखंड क्षेत्र में प्रमुख रूप से पाई जाती है। तो राइट हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए ही करेक्ट हो जाएगा आपका, काली कपास मिट्टी। जो काली मिट्टी है गाइस, ये बुंदेलखंड क्षेत्रों में मुख्य रूप से पाई जाती है। राइट हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, काली कपासीय मिट्टी, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका परफेक्ट आंसर, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ, देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। यहाँ पे थोड़ा सा समझिएगा, बुंदेलखंड क्षेत्र में मुख्य रूप से 2 प्रकार की मिट्टी पाई जाती है, जिसमें आप देख लीजिए, यहाँ पे समझिएगा, काली कपास मिट्टी और लाल मिट्टी। काली मिट्टी जो है ये 2 प्रमुख वर्ग की मिट्टी में पाई जाती है, एक होती है काबर और दूसरी होती है मार। इस तरह की मिट्टी में जल धारण की क्षमता जो है ज़्यादा होती है, यानी काली मिट्टी में जल को धारण करने की क्षमता जो है ये ज़्यादा होती है और उत्पादन क्षमता भी जो काली मिट्टी की होती है ज़्यादा होती है। लाल मिट्टी, इस मिट्टी को राकर और यारुआ 2 समूहों में विभक्त किया जाता है। ये मिट्टी भी जल धारण करने की क्षमता जो है इसमें कम होती है, यानी जो लाल मिट्टी है इसमें जल धारण करने की क्षमता कम होती है, जबकि काली मिट्टी में जल धारण करने की क्षमता जो है ये अधिक होती है। इस वजह से लाल मिट्टी जो है ये उत्पादन के मामले में ये कम है, जबकि काली मिट्टी जो है ये उत्पादन के मामले में ज़्यादा है। ये भी आप ध्यान रखिएगा। अगला है कि उत्तर प्रदेश के भाबर क्षेत्र में निम्नलिखित में से किस प्रकार की मृदा पाई जाती है। देखिए, उत्तर प्रदेश का जो भाबर क्षेत्र है इसमें किस प्रकार की मिट्टी जो है पाई जाती है, ये सवाल आपसे पूछा जा रहा है।
राइट आंसर जो हो जाएगा ये हो जाएगा कंकरीली एवं पथरीली। देखिए समझिएगा, कंकरीली व पथरीली ये ऐसी मिट्टी है जो उत्तर प्रदेश के भाबर क्षेत्रों में पाई जाती है, ये ध्यान रखिएगा। अगला सवाल है आपके सामने कि उत्तर प्रदेश में लाल मिट्टी जो है ये मुख्य रूप से कहाँ पाई जाती है। अब आपको ये बताना है कि इसमें से लाल मिट्टी जो है मुख्य रूप से कहाँ पाई जाती है। सही आंसर हो जाएगा आपका ये हो जाएगा मिर्ज़ापुर और झांसी के क्षेत्रों में। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा मिर्ज़ापुर और झांसी के क्षेत्रों में। अगला सवाल है आपके सामने कि लवण प्रभावित मृदाएं मुख्यतः उत्तर प्रदेश के किन मंडलों में पाई जाती हैं। लवण प्रभावित मृदा जो है ये उत्तर प्रदेश के किन मंडलों में पाई जाती हैं, इसका आंसर आपको बताना है। राइट आंसर हो जाएगा आगरा और अलीगढ़ मंडल में। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए आगरा और अलीगढ़ मंडल। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला है कि निम्नलिखित स्थानों में से वर्षा ऋतु में कहाँ सबसे अधिक वर्षा होती है। देखिए दिए गए ऑप्शन के अनुसार अगर सबसे ज़्यादा वर्षा की बात की जाए तो ये हो जाएगा गोरखपुर में। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा गोरखपुर में। अगला है कि उत्तर प्रदेश में संस जलवायु क्षेत्रों की संख्या कितनी है। उत्तर प्रदेश में संस जलवायु क्षेत्रों की संख्या जो है ये कितनी है, 9 है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा 9 है। ऑप्शन सी परफेक्ट आंसर हो जाएगा, जिसमें एक बार आप देख लीजिए 9 के 9 क्षेत्र यहाँ पे दिए गए हैं। भाबर एवं तराई क्षेत्र, पश्चिमी मैदान, मध्य पश्चिमी मैदान, दक्षिण पश्चिमी समशुष्क मैदान, मध्य मैदान, बुंदेलखंड क्षेत्र, उत्तर पूर्वी मैदान, पूर्वी मैदान और विंध्य क्षेत्र, ये 9 क्षेत्र हैं। करेक्ट हो जाएगा आपका यहाँ पे 9। अगला है कि मृदा जिसमें मुख्य रूप से पोटास की कमी है यह उत्तर प्रदेश के किस जिले में पाई जाती है। देखिए मृदा जिसमें पोटास की कमी है यह उत्तर प्रदेश के किस जिले में पाई जाती है, ये सवाल आपसे पूछा जा रहा है। और सवाल ये पूछा गया है आपका यूपीपी कांस्टेबल 2018 में। राइट आंसर हो जाएगा जौनपुर के क्षेत्रों में। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा जौनपुर क्षेत्रों में जो है जिसमें पोटास की कमी है इस प्रकार की मृदा जो है पाई जाती है। जौनपुर हो गया, आजमगढ़ हो गया, मऊ हो गया, इन सभी जनपदों में पोटास की कमी वाली मिट्टियाँ जो हैं ज़्यादा पाई जाती हैं। अगला सवाल देखते हैं। तो यहाँ पे मिट्टी के जो सवाल बन रहे थे, जो पूछे गए थे या जो बनने के चांस थे वो कंप्लीट हो गए हैं। अब हम बढ़ते हैं प्राकृतिक वनस्पतियाँ वन्य एवं वन्यजीव के क्वेश्चंस। देखिए हमारा टारगेट है भाई कम समय में अधिक क्वेश्चन करवाना, इस वजह से गाइज मैं जल्दी जल्दी आपके क्वेश्चंस करवा रहा हूँ। अगर आपको ये हमारी मेहनत अच्छी लग रही है तो प्लीज़ एक बार क्लास को लाइक कर दीजिए, और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर लो ताकि आने वाली हर एक नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय से मिला करे। इसके अलावा मैं आपको यहाँ पर बता दूँ, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं यूपी पुलिस, यूपीएसआई, एसएससी जीडी, एमटीएस, रेलवे, अन्य कोई भी अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आपके अंदर की जीके का डर खत्म हो जाएगा। इसमें वही प्रश्न रखे गए हैं जो हर पेपर में पूछे गए हैं और टॉपिक वाइज कवर किए गए हैं। इसमें इतिहास, अर्थशास्त्र, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और नीचे देखेंगे जीव विज्ञान, संविधान, भूगोल, स्टैटिक जीके के साथ 288 पेज में इस ई बुक को तैयार किया गया है। और इस ई बुक को आप देख सकते हैं कि किस तरह, जैसे यहाँ पे आप इतिहास देखिए किस तरह वन लाइनर के रूप में एक एक की पॉइंट को रखा गया है जो आपके लिए रामबाण साबित होगा, और इमेज और कलरफुल के साथ इस ई बुक को तैयार किया गया है जिससे आपके अंदर पढ़ने की रुचि हो। और पढ़ने के बाद मैं ये दावे के साथ कहता हूँ आपके अंदर का पूरा जो डर है जीके का वो ख़त्म हो जाएगा, और ये आपके लिए यह ई बुक रामबाण साबित होगी। अगर आप इस ई बुक को परचेज करना चाहते हैं, अपने अंदर के जीके का डर भगाना चाहते हैं, तो इस ई बुक को अभी मात्र 39 रुपये में परचेज कर सकते हैं। इस ई बुक को परचेज करने के लिए आपको ये नीचे में आपको UPI ID दिया गया है पूजा BCIT05@OKSBI। इस पर आप 39 रुपये पे करके आपको इस नंबर पे स्क्रीनशॉट सेंड करना है और यहाँ पे आपको ई बुक सेंड कर दी जाएगी। अगर आपको नहीं पता है ई बुक हमें कैसे परचेज करनी है तो इस नंबर पे आपको व्हाट्सएप मैसेज करना है, यहाँ आपको पूरी जानकारी दे दी जाएगी। और एक बार ध्यान दीजिए ये जो टॉपिक है आपका ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें जितने भी वन्यजीव अभ्यारण्य या वन्यजीव विहार हैं वो सवाल बन रहे हैं वो मैं कंप्लीट कर रहा हूँ। तो मेरे प्यारे भाई ये इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका बन जाता है, आप इनको पूरा ज़रूर देख लेना। क्वेश्चन है आपके सामने कि उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से कौन सा वन्यजीव अभ्यारण्य जिन्हें 1975 में स्थापित किया गया था। आपको बताना है कि इसमें से उत्तर प्रदेश का कौन सा वन्यजीव अभ्यारण्य है जिसे 1975 में स्थापित किया गया था। राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी कतरनिया घाट वन्यजीव अभ्यारण्य। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा कतरनिया घाट। समझिएगा मेरे प्यारे भाई जो कतरनिया घाट है ये 1975 में स्थापित किया गया, जबकि जो किशनपुर वन्यजीव अभ्यारण्य है ये आपका 1972 में स्थापित किया गया था।
जो चंबल वन्यजीव अभ्यारण्य है ये 1979 में स्थापित किया गया था। उत्तर प्रदेश में रायपुर नामक कोई भी वन्यजीव अभ्यारण्य है ही नहीं, है ना। रानीपुर वन्यजीव अभ्यारण्य है, रानीपुर वन्यजीव अभ्यारण्य जो है ये 1977 में है, लेकिन जो ऊपर दिया गया था ऑप्शन रायपुर वो नहीं है ना। ध्यान दीजिएगा, जो 31 मई जो कतरनिया घाट वन्यजीव अभ्यारण्य है ये 31 मई 1976 को वन क्षेत्र को इसको वन्यजीव विहार यानी फिर वन्य जीवन विहार में घोषित कर दिया गया। यानी कि जो वन्यजीव विहार है या गाइस कहा जाए वन आरक्षित क्षेत्र कतरनिया घाट है, इसे 31 मई 1976 को वन्य जीवन विहार में घोषित किया गया था, ये ध्यान रखिएगा। अगला सवाल है आपके सामने कि चंद्रप्रभा वन्यजीव अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश के एक प्रमुख वन्यजीव अभ्यारण्य निम्नलिखित में से कहाँ पर अवस्थित है। आपको बताना है कि जो चंद्रप्रभा वन्यजीव अभ्यारण्य है यह उत्तर प्रदेश के किस जिले में है। इसका आंसर आप बताएंगे। सही आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, जनपद चंदौली में है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो चंद्रप्रभा वन्यजीव अभ्यारण्य है यह उत्तर प्रदेश का एक प्रमुख वन्यजीव अभ्यारण्य है और यह चंदौली में है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। ऑप्शन बी जो है परफेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। स्थापना जो है 1957 में हुई थी, ध्यान रखिएगा। 78 वर्ग किलोमीटर में ये फैला हुआ है। अगला सवाल है आपके सामने। सवाल क्या कह रहा है कि विजय सागर पश्चिम बिहार निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर स्थित है। विजय सागर पश्चिम बिहार जो है यह उत्तर प्रदेश के महोबा में है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, महोबा में। ऑप्शन ए परफेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है आपके सामने कि उत्तर प्रदेश में अमनगढ़ टाइगर रिजर्व निम्नलिखित में से किस टाइगर रिजर्व का एक हिस्सा है। जो अमनगढ़ टाइगर रिजर्व है यह उत्तर प्रदेश का ही है और ये किस टाइगर रिजर्व का एक हिस्सा है ये आपको बताना है। राइट आंसर जो हो जाएगा यहाँ पे आपका ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कार्बेट। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा कार्बेट का। समझिएगा, जो अमनगढ़ टाइगर रिजर्व है ये मूल रूप से जिम कार्बेट नेशनल पार्क का एक हिस्सा है। यह उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड राज्य में बनने के बाद चला गया था। जिम कार्बेट जो है ये उत्तराखंड में चला गया और जो अमनगढ़ है ये उत्तर प्रदेश में बना रहा, क्योंकि जो उत्तर प्रदेश का अमनगढ़ है ये और जो उत्तराखंड का जिम कार्बेट है ये दोनों एक ही थे। लेकिन जब ये उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड का विभाजन हुआ तब जो जिम कार्बेट है ये उत्तराखंड में चला गया, जबकि अमनगढ़ जो है ये उत्तर प्रदेश में ही रहा। तो ये बात आप ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि उत्तर प्रदेश में मयूर संरक्षण केंद्र जो है ये निम्नलिखित में से किस स्थान या फिर जनपद में है। मयूर संरक्षण केंद्र जो है यह उत्तर प्रदेश के किस जनपद में है, ये सवाल आपसे पूछा जा रहा है एंड ये इंपॉर्टेंट सवाल है। फटाफट बताइए राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, मथुरा। मथुरा में है आपका। करेक्ट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, मथुरा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 6 आपसे क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। आगे दिए गए हैं वन्यजीव अभ्यारण्य, उसके बाद दिया गया है उसकी अवस्थिति यानी किस जनपद में स्थित है। आपको बताना है कि इसमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। देखिए, महावीर स्वामी जो अभ्यारण्य है ये आपका जनपद ललितपुर में है, बिल्कुल सही है। लाख बहोसी पक्षी अभ्यारण्य ये कन्नौज में है, बहुत बढ़िया। किशनपुर वन्यजीव अभ्यारण्य ये जनपद बलरामपुर में है, गलत, क्योंकि ये बलरामपुर में नहीं, ये लखीमपुर खीरी में है। तो मेरे प्यारे भाई, जो वन्यजीव अभ्यारण्य किशनपुर है ये कहाँ पे है, ये आपका लखीमपुर में है। तो ऑप्शन यहाँ पे कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। जबकि कैमूर अभ्यारण्य ये मिर्जापुर और सोनभद्र दोनों में है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला सवाल देखिए, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जनपद में स्थित है। इंपॉर्टेंट है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। देखिए, जो दुधवा राष्ट्रीय उद्यान है यह उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, लखीमपुर खीरी में। ऑप्शन बी आपका परफेक्ट आंसर हो जाएगा। समझिएगा, मोहना और सोहेला नदी के बीच 775 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ वन क्षेत्र के रूप में 1861 में आरक्षित किया गया और 1977 में सरकार ने इसे लखीमपुर खीरी जिले में 614 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र के साथ दुधवा राष्ट्रीय उद्यान के रूप में आरक्षित घोषित कर दिया। दुधवा से लगभग 30 किलोमीटर की दूरी पर स्थित यह आरक्षित क्षेत्र किशनपुर अभ्यारण्य एक कतरनिया घाट को मिलाकर के 1987 में दुधवा टाइगर रिजर्व जो है बनाया गया था। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा वन्यजीव अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है। अब देखिए, यहाँ पे किशनपुर अभी आपने देखा भाई कि है, सुराहा ताल भी है और कतरनिया घाट भी है। जो कालेसर है ये आपका उत्तर प्रदेश में नहीं है। थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन देख लीजिए। जो किशनपुर वन्यजीव अभ्यारण्य है ये आपका लखीमपुर खीरी में है, आपने देखा ही। जो कतरनिया घाट है आपका ये उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले में है, ये भी आपने देखा। सुराहा ताल जो गाइस पक्षी अभ्यारण्य है ये आपका उत्तर प्रदेश के बलिया जिले में है, जो कि 1991 में पक्षी अभ्यारण्य के रूप में घोषित हुआ, ये भी सही
सही है। लेकिन जो कालेसर है गाइज ये आपका उत्तर प्रदेश का नहीं है। ये राष्ट्रीय उद्यान जो है ये हरियाणा के यमुनानगर जिले में है। ये जो है ये 8 दिसंबर 2003 को राष्ट्रीय उद्यान के रूप में घोषित किया गया था। तो जो कालेसर है ये आपका उत्तर प्रदेश में नहीं बल्कि हरियाणा में है। तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा आपका कालेसर। अगला सवाल है कि उत्तर प्रदेश में पहला गिद्ध संरक्षण केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है। उत्तर प्रदेश में पहला गिद्ध संरक्षण केंद्र जो है कहाँ पे स्थापित किया गया है, इसका आंसर आपको बताना है। राइट आंसर जो हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी महाराजगंज में। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा महाराजगंज। देखिए उत्तर प्रदेश में पहला गिद्ध संरक्षण केंद्र जो है महाराजगंज में स्थापित किया गया है। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है आपके सामने कि निम्नलिखित पक्षी अभयारण्यों में से कौन उत्तर प्रदेश में नहीं है। अब देखिए यहाँ पे समझिएगा और फिर नीचे दिया गया है कोड भाषा। समझिए इंपॉर्टेंट सवाल है ये आपका। जो पटना पक्षी अभयारण्य है ये आपका उत्तर प्रदेश में ही है। जो जयप्रकाश नारायण पक्षी अभयारण्य है ये भी आपका उत्तर प्रदेश में है। जबकि जो चित्रागुंडी पक्षी अभयारण्य और उधवा पक्षी अभयारण्य है ये आपका उत्तर प्रदेश में नहीं है। यानी ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। 3 और 4 देख लीजिए यहाँ पे। जो चित्रागुंडी पक्षी अभयारण्य है ये आपका तमिलनाडु में है। जबकि उधवा पक्षी अभयारण्य जो है आपका झारखंड में है। इसके अलावा जो पटना पक्षी अभयारण्य है यह उत्तर प्रदेश के एटा में है। जयप्रकाश नारायण पक्षी अभयारण्य जो है आपका ये जो कि सुराहा ताल के नाम से जाना जाता है आपका बलिया जिले में है। ध्यान रखिएगा। अगला सवाल है आपके सामने कि वर्तमान में उत्तर प्रदेश में वन क्षेत्र कितना है। इंपॉर्टेंट सवाल है, बताइए। और भाई अगर आपको ये हमारी क्लास अच्छी लग रही है तो एक बार लाइक जरूर कर दीजिए। चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली हर एक नई क्लास की नोटिफिकेशन आपको मिला करे। क्योंकि आप जानते हैं आपके लाइक, आपके शेयर एंड आपके सब्सक्राइब से ही मुझे मोटिवेशन मिलता है। तो प्लीज़ एक बार सभी मित्र क्लास को दिल की गहराई से लाइक और शेयर जरूर कर देंगे। वर्तमान में उत्तर प्रदेश में वन क्षेत्र जो है ये 6.84% है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा 6.84%। अगला सवाल है कि उत्तर प्रदेश में वन महोत्सव सप्ताह जो है कब से कब तक मनाया जाता है। उत्तर प्रदेश में वन महोत्सव सप्ताह जो है कब से कब तक मनाया जाता है। राइट आंसर जो हो जाएगा ये हो जाएगा 1 जुलाई से 7 जुलाई के बीच। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा 1 जुलाई से 7 जुलाई के बीच उत्तर प्रदेश में वन महोत्सव जो है ये मनाया जाता है। इसका उद्देश्य जो है यह लोगों को वृक्षारोपण के प्रति प्रोत्साहन देना, यानी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ सुमेलित कीजिए और फिर नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन करना है। तो यहाँ पे आप गाइस देख लीजिए, ये लीजिए। अब बताइए यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा। देखिए जो नवाबगंज पक्षी अभयारण्य है ये आपका कहाँ पे है। ओखला पक्षी अभयारण्य कहाँ पे है। समसपुर पक्षी अभयारण्य कहाँ पे है। पर्वतीय अर्गाव पक्षी अभयारण्य कहाँ पे है। समझिएगा यहाँ पे मेरे प्यारे भाई, जो नवाबगंज पक्षी विहार है ये आपका कहाँ पे है, उन्नाव में है। ठीक है। इसके अलावा गाइस कहा जाए जो ओखला पक्षी विहार है आपका, ओखला पक्षी विहार ये आपका कहाँ पे है, तो ये गाजियाबाद में है। समसपुर पक्षी विहार जो है आपका ये कहाँ पे है, तो ये आपका रायबरेली में है। जबकि पार्वती अर्गा पक्षी विहार जो है आपका ये गोंडा में है। तो राइट क्या हो जाएगा आपका, पहले 2 फिर 3 फिर 4 फिर 1, 2 3 4 1 यानी ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर से समझिए, नवाबगंज पक्षी विहार जो है आपका ये उन्नाव में है। ओखला पक्षी विहार जो है आपका ये गाजियाबाद में है। समसपुर पक्षी विहार जो है आपका ये रायबरेली में है। जबकि पार्वती पक्षी विहार यानी पार्वती अर्गा पक्षी विहार जो है आपका ये गोंडा में है। तो ये बात आप ध्यान रखिएगा, आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है ये सवाल। अगला बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि उत्तर प्रदेश में नवाबगंज पक्षी विहार जो है कहाँ पे स्थित है। अभी अभी आपने देखा था कि उत्तर प्रदेश में नवाबगंज पक्षी विहार कहाँ पे है, ये सीधा ऊपर ही लिखा गया है। सही आंसर हो जाएगा आपका उन्नाव जनपद में। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका डी ऑप्शन, उन्नाव जनपद में। आपने देखा गया इसकी गाजियाबाद में ओखला पक्षी विहार है, गोंडा में पार्वती अर्गा पक्षी विहार है और रायबरेली में भी आपने देखा कि समसपुर पक्षी विहार है। इसके अलावा उन्नाव जनपद में तो नवाबगंज पक्षी विहार है। ये ध्यान रखिएगा, ये यूपी पीसीएस में पूछा गया है। अगला सवाल है कि सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ सुमेलित कीजिए और उसके बाद नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन करना है। यहाँ पे आप गाइस देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 15। समझिएगा यहाँ पे जो उत्तर प्रदेश में है ये आपका हो जाएगा राजाजी राष्ट्रीय उद्यान। राजाजी राष्ट्रीय उद्यान जो है आपका ये उत्तर प्रदेश में है। जबकि असम में है तो यह है आपका मानस राष्ट्रीय उद्यान। इसके अलावा गाइस कहा जाए तो यहाँ पे जो उड़ीसा में है
ये हो जाएगा आपका सिमलीपाल, और जो कर्नाटक है इसमें हो जाएगा बांदीपुर। तो बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान ये हो जाएगा कर्नाटक। फिर से एक बार समझ लीजिए, उत्तर प्रदेश में है राजाजी राष्ट्रीय उद्यान, असम में है आपका मानस राष्ट्रीय उद्यान, कर्नाटक में है बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान, उड़ीसा में है सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान। तो पहले कौन सा मिलान हो जाता है? 2, फिर 4, फिर 3, फिर 1। 2, 4, 3, 1 यानी ऑप्शन बी जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी आपका जो है परफेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे आप देख लीजिए, ठीक है। समझिएगा, वर्ष 2000 में उत्तराखंड बनने के बाद राजाजी राष्ट्रीय उद्यान जो है ये उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड में चला गया, ध्यान रखिएगा। तो अब गाइस अगर आपसे पूछा जाए कि वर्तमान में राजाजी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है, तो आप क्या कहेंगे? उत्तराखंड में है। जबकि अगर पूछा जाए कि उत्तराखंड बनने से पहले जो राजाजी राष्ट्रीय उद्यान है ये कहाँ पे था, तो ये उत्तर प्रदेश में ही था, क्योंकि आप जानते हैं कि 2000 में उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड का विभाजन हो गया और ये उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में बढ़ गया। तो जो राजाजी राष्ट्रीय उद्यान है ये उत्तराखंड में चला गया था। तो ध्यान रखिएगा, ये आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है, ठीक है। ये सवाल है आपके सामने, आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। गंगा डॉल्फिन सेंचुरी संत कबीरनगर में, भारतीय पशु अनुसंधान संस्थान बरेली में, पक्षी सेंचुरी ये भरतपुर में, और राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान करनाल में। अब आपको यहाँ पे ये बताना है कि इसमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। इसका आंसर मैं आपको नहीं बताने वाला हूँ, इसका आंसर आपको वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है। सो गाइज, आज की ये हमारी मेहनत आप सभी को कैसी लगी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर अच्छी लगी तो लाइक जरूर कीजिएगा, और अगर आप चाहते हैं कि ये सीरीज़ आपको डेली मिले तो प्लीज़ अगर आप चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। बगल में बेल नोटिफिकेशन आएगा, उसे दबा करके सिलेक्ट ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा। वहाँ से आपको ये पूरी डिटेल में जो गाइस नोटिफिकेशन हैं ये मिला करेंगे, ठीक है। और PDF अगर चाहिए तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना। मिलते हैं इसके बाद एक और नई खास वीडियो में। इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा। नहीं जानते हैं तो मैं कल की वीडियो में आपको बता दूंगा। तो आज की इस बेहतरीन लाजवाब वीडियो में से इतना ही। मिलते हैं इसके बाद एक और नई खास वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।